मौसम चुनाव का है और आपने खूब नारे सुने होंगे, मोदी मोदी मोदी। और मोदी विरोधियों को भी सुना होगा किस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट है, मोर्चा बना हुआ है और किसी भी कीमत पर मोदी को सत्ता में आने से रोकना है। आज हम एक और मोदी से आपकी मुलाकात कराएंगे। जी हां, एक ऐसे मोदी जो रियल लाइफ के मोदी हैं, विवेक ओबरॉय। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप चुनाव के ऐन वक्त पर नरेंद्र मोदी कैसे हो गए? दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप ये जानना चाहते हैं? मैं भी जानना चाहता हूं, मैं भी दर्शक हूं। अच्छा, मेरी फिल्म के दर्शक, अच्छा क्या बात है, बहुत खुशी हुई है सुनकर। ये फिल्म हमेशा से एक सपना था, ये इसे बनाना है और बहुत श्रद्धा से, बहुत मेहनत से हमने इस फिल्म को बनाया है और कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और मन ऐसा था कि एक ऐसी कहानी पेश करें जो आज की जो युवा पीढ़ी है और जो जितने देशभक्त हैं हमारे देश में, उनको एक ये मौका मिले इस फिल्म को देखकर सेलिब्रेट करने का, देशभक्ति की भावना को और एक इंसान की जर्नी देखकर इंस्पायर होने का। इसीलिए हमने बनाई ये फिल्म। एक नरेंद्र मोदी कम थे क्या जो दूसरे आ गए? नहीं, मैं अपने आप को दूसरा नरेंद्र मोदी नहीं मानता हूं। मैं अपने आप को फिल्मी की बात कर रहा हूं, इकलौता विवेकानंद ओबरॉय मानता हूं। लेकिन ये कहानी कहना बहुत जरूरी था दिलीप जी, क्योंकि जब पॉलिटिकल माहौल देखते हैं और मैं जब बच्चों से बात करता हूं, ज्यादा लोगों को पता नहीं है लेकिन कॉलेज के समय में मैं भी पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रहा। जनरल सेक्रेटरी रहा अपने कॉलेज का, फिर यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव रहा, सेनेट मेंबर रहा, मुंबई यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी रहा, अभी भी मेरा नाम वहां बोर्ड पे है। तो अब जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि या तो बहुत कोई पॉलिटिकल बैकिंग होनी चाहिए, बड़ा नाम होना चाहिए, बड़ा परिवार होना चाहिए पीछे, बहुत पैसे होने चाहिए फेंकने के लिए टू गेट इनटू पॉलिटिक्स। और ये कहानी उस इंसान की है जो वडनगर के रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा था, चाय बेचते बेचते बड़ा हुआ। ना कोई इंटरनेशनल एजुकेशन, ना कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली का, ना कोई फैमिली सरनेम, ना कोई पैसा पीछे, ना कोई कास्ट पॉलिटिक्स कि भाई मैं आपकी जाति का हूं। ये सब किए बिना वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने आंखों से आंखें मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो जापान का प्राइम मिनिस्टर हो या अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, मिलाकर सर ऊंचा करके उन्हें अप्रोच किया। तो ये चीज मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगी। आपके नाम में लगा है विवेक आनंद ओबरॉय। जी, आनंद आपको तो आ रहा होगा लेकिन विरोधियों को नहीं आ रहा है। मेरे विरोधी या चौकीदार के? चौकीदार। और आपको भी विरोधी मान रहे हो? चौकीदार के डंडे से तो डर लगता है लोगों को, और लगना भी चाहिए। मेरे विरोधी मैं मानता नहीं हूं कि कोई मेरा विरोधी है। फिल्म का विरोध हो रहा है, चाह रहे हैं कि ये पिक्चर रुक जाए और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। दो बातें जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है दिलीप जी, आप 20 साल से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं तो आप शायद कुछ रोशनी डाल पाएं। एक तरफ इस फिल्म को रोके जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला घसीटा जा रहा है, बड़े बड़े महारथी, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हो, ऐसे लोगों को उतारा जा रहा है कि हम फिल्म ना आने देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके ही अलायंस पार्टनर हैं लालू जी, जो बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी जीवनी अभी रिलीज की है, और उसके खिलाफ तो सन्नाटा है। हमारे खिलाफ तो शरद पवार साहब के एनसीपी ने बोला, डीएमके स्टालिन साहब ने बोला, कांग्रेस बोल रही है हमारे खिलाफ राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, लेकिन लालू जी के खिलाफ या उनके ऑटोबायोग्राफी के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। विवेक जी इसलिए बोल रहे हैं ना कि टाइमिंग को लेकर उनको तो सवाल है। टाइमिंग अभी है ना, उन्होंने तो अभी 2-3 दिन पहले तो रिलीज किए, हम तो अभी आने वाले हैं। फिल्म तो मास अपील होती है, किताब बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। आप क्या कह रहे हैं? लालू जी इतने मास लीडर हैं, उनकी किताब लोग नहीं पढ़ेंगे क्या? आपको लगता है कि आपका जो इम्पैक्ट है वो नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए काफी होगा, या आपकी फिल्म जो है सपोर्ट करेगी उसमें? क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि चौकीदार को हटाने के लिए सारे चोर एक हो गए और आप बीच में आ गए, अब एक फिल्म लेकर आ गए। तो विरोधियों को लगता है कि ये एक एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है जो आप सेट करना चाहते हैं बॉलीवुड के फिल्मों के जरिए। मुझे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी को एक फिल्म तो क्या, किसी की भी जरूरत है। देश को उनकी जरूरत है, वो आए, देश के लिए आए। देश ने अगर उन्हें नहीं चुना वो वापस चले जाएंगे। उनको देश की जरूरत नहीं है, देश को उनकी जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा निजी मत है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे देशभक्त हैं जो इस बात को समझते हैं।
फिल्म आना एक छोटी सी बात है। नरेंद्र मोदी तो करोड़ों लोगों के लिए, कई करोड़ लोगों के लिए भारत में और विदेश बहुत बड़े हीरो हैं, सुपर हीरो हैं। एक ऐसे सुपर हीरो जिन्हें बैटमैन की तरह या सुपरमैन की तरह केप या कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं है, अपनी दृढ़ निश्चय से वो काम कर रहे हैं देश के लिए। तो मुझे लगता है कि फिल्म का आना जाना ये उनके लिए इंसिडेंटल है, उनको तो पता भी नहीं होगा, न्यूज में इन्फॉर्म करते होंगे कि भाई ये फिल्म बन रही है। विवेक जी, वही मैं आपसे सवाल में आ रहा हूं कि क्या जब एक कैरेक्टर में आप एक्टर के तौर पर घुसते हैं, रिसर्च करते हैं, नरेंद्र मोदी को आप फॉलो करते हैं, उनकी आदतें, उनकी स्टाइल, उनका अंदाज, हर तरह की एक बॉडी लैंग्वेज की बात भी होती है, तो आपने जब इस कैरेक्टर के बारे में फिल्म बनाने की सोची या आपके और भी प्रोड्यूसर से, आपके पिताजी से या और भी जो प्रोड्यूसर से बात हुई होगी, तो आपको लगा कि एक बार नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए कि इस फिल्म में मैं क्या ऐसा करूं जो यूनिक होगा या जो आपकी बहुत खास बातें हैं जो किसी को नहीं पता? दिलीप साहब, एक सौभाग्य रहा है मेरा कि जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब आप उनके कई इंटरव्यू लिया करते थे, तब से लेकर पीएम बनने तक के सफर में मैंने उनसे काफी बार रूबरू बात की है और उनको स्टडी करने का मौका मिला है, उनको समझने का मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं उसे मैंने स्क्रीन पे ट्रांसलेट करने की कोशिश की। दूसरी, जब ट्रांसफॉर्मेशन करना था तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई मैं ऐसे दिखता हूं तो मुझे नरेंद्र मोदी जी की तरह कैसे दिखना है, और अलग अलग पीरियड्स में, यंग एज में, ओल्ड एज में, मिडिल एज में कैसे दिखना है। पूरे ट्रांसफॉर्मेशन स्लो एंड स्टडी है, 9 लोग थे पिक्चर में। तो प्रोस्थेटिक्स लगाना पड़ा मेकअप में, और प्रोस्थेटिक्स में भी हमारी एक जिद थी कि क्योंकि नरेंद्र भाई की फिल्म है तो मेक इन इंडिया होना चाहिए, विदेशी प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट को हम नहीं लेके आएंगे। तो बहुत अच्छा काम हुआ। 15 टेस्ट करने के बाद फाइनली हम खुश थे कि भाई अब लग रहे हैं। ये रही फिजिकल की बात। फिर जैसे वो बोलते हैं, उनका कुछ लहजा, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उनके जेस्चर्स, जब वो सोचते हैं तो कभी उंगली ऐसे टेढ़ी करके अपने होंठों पे रखते हैं, छोटी छोटी चीजें, इनको हमने स्टडी की। 1000 घंटों की वीडियो फुटेज देखी। अच्छा, शुरू में मैंने भी वही कहा, फर्स्ट वीडियो टेस्ट में मैंने भी मित्रों, भाइयों और बहनों ये सब शुरू कर दिया, लेकिन फिर उसमें लगने लगा कि मैं उनकी मिमिक्री निकाल रहा हूं, नकल उतार रहा हूं, एक्टिंग नहीं। और पिक्चर बहुत इमोशनल जर्नी है, बहुत पावरफुल जर्नी है। एक यंग मैन कैसे सोचता होगा कि भाई मुझे इस जीवन में आगे क्या करना है, जो आज हर युवा की सोच है, कभी आपकी भी हुआ करती थी कि यार क्या बनना है, एक्टर बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, बिजनेस करना है, नौकरी करना है। हर एक की एक दुविधा होती है, तो उस दुविधा से कैसे गुजरे, सन्यासी क्यों बने, और अगर सन्यास लिया था तो वापस क्यों आए, पॉलिटिक्स में कैसे उतरे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी जर्नी में बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने लायक है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं कि आपके एक प्रोड्यूसर हैं इसी फिल्म से जुड़े, आनंद पंडित हैं, वो सक्रिय मेंबर रहे बीजेपी के। आपके पिताजी भी सुरेश ओबराय साहब बीजेपी से जुड़े रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगा कि अब ये सही वक्त आ गया है और मोदी का जो मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक हमने देखा 2014 में, वो रिपीट होने के लिए एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और आपकी फिल्म, ये तीनों स्ट्राइक विपक्ष को एक साथ क्यों हो रही हैं? अरे बाप रे, हमारी छोटी सी फिल्म को आप इतनी विशेषता दे रहे हैं। भाई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये हमारी भारतीय सेना का कमाल काम है, सैल्यूट करते हैं हम उनको। ये फिल्म तो एक फिल्म है, मोदी जी को इस फिल्म की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है लोगों को इस फिल्म की जरूरत है। सक्रिय पॉलिटिक्स में आने का, पार्टी ज्वाइन करने का, बीजेपी से चुनाव लड़ने का भी इरादा है? क्योंकि एक बार आप कहीं गए थे, वडोदरा गए थे। ये ना मुझे पहली बार, अच्छा कमाल ये हुआ कि मैं सुनामी के दौरान गांवों का दक्षिण भारत में पुनर्निर्माण करने गया था, जब सब नस्तो नाबूद हो गया था वहां। तो उस प्रोसेस में मुझे लगा कि यार नेताओं से, गवर्नमेंट से, पॉलिटिशियन से कोई मदद नहीं मिल रही। तो सडनली वो आने लग गए, जब न्यूज़ वगैरह ने कैरी किया और मैंने भी रीच आउट किया लोगों को और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने लगा, तो लोग आने लग गए गांव पे और मुझे लगा आप फाइनली मदद होगी। लेकिन आके पहली चीज़ उन्होंने की, भैया हमारी तरफ से टिकट ले लो, लड़ लो, जीत जाओगे इलेक्शन यहाँ से। तो ये एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म हमेशा रहता है हवा में, इसलिए लोग समझते हैं कि भाई मेरा भी वही इरादा होगा। 2004 में, 2009 में, 2014 में और अभी 2019 में मुझे एमपी की सीट के लिए टिकट ऑफर हुई है। किस पार्टी से? नेशनल पार्टी से भी और रीजनल पार्टी से। बीजेपी से? नेशनल पार्टी से भी और रीजनल पार्टी से भी। और मैंने पूरी विनम्रता के साथ में सभी को प्रेम से कहा, भैया नहीं, मुझे नहीं करना है। क्यों एमपी बनूं जब मैं स्क्रीन पे पीएम बन सकता हूं? लेकिन
चलिए, आप एक प्रधानमंत्री की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन एमपी बनकर भी, मंत्री बनकर भी और भी तो जिम्मेदारी उठा सकते हैं। बहुत से लोग आए जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री से लोग थे। जावेद साहब, जिनकी इस फिल्म में आपने क्रेडिट दिया, वो नाराज भी हुए, समीर साहब नाराज हुए, तो आप कभी उस लीग में नहीं आना चाहते? भाई देखिए, मजाक एक तरफ, एमपी रहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के लिए। मैं कोई भी काम कच्चा पक्का करने में विश्वास नहीं करता। करना है तो फुल टाइम करना है और प्रॉपरली करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। इस वक्त हर चीज का वक्त होता है। इस वक्त मुझे फिल्में बनानी है, एज एन एक्टर बहुत काम करना है, और समाज सेवा में पिछले 17-18 साल से करता आ रहा हूं, और वो भी निरंतर चल रहा है और अच्छी तरह से चल रहा है। जावेद साहब क्यों नाराज हो गए, समीर साहब क्यों नाराज हो गए? आपने तो क्रेडिट दिया। हमारे परिवार के बड़े हैं, वो ऐसे हैं, इतने बड़े कलाकार हैं कि वो गाली भी दें तो हमें आशीर्वाद लगता है। क्रेडिट का मुद्दा था, शायद पॉलिटिकल व्यूज का इशू है, बट ये कोई एबनॉर्मल सी चीज नहीं है। जब एक गाना रीइमेजिन होता है, म्यूजिक चेंज हो जाता है, बट लिरिक्स तो ओरिजिनल लिरिक राइटर के हैं, तो उन्हें हमने इज्जत दी, उनका नाम लिया, और मैं कई फिल्में कर चुका हूं उनके साथ में, और आगे भी मेरा इरादा है, अगर वो आशीर्वाद दें, मैं कई फिल्में करूंगा उनके साथ। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि विवेक जी की जो इंडस्ट्री है वो प्रो मोदी और एंटी मोदी दो खेमे बन गए हैं? नमो नमो करो या तो रागा करो। भैया ऐसा है कि ये सिर्फ मेरी इंडस्ट्री की नहीं, आपकी इंडस्ट्री में भी हो रहा है, बिजनेस में भी हो रहा है, कॉलेज कैंपसेस में भी हो रहा है, और ये ठीक है। यही है लोकतंत्र। आलोचना करने वाले लोग होने चाहिए, क्रिटिक्स होने चाहिए। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ, सेंसिबल आलोचना होनी चाहिए। उल्टी सीधे आप आरोप लगाओ और प्रूफ आपको कोई देना ना पड़े, जैसे अब मेरे साथ हुआ। अब मुझे समझ में आया है कि पिछले 5 साल में मोदी जी क्या झेल रहे हैं। पिछले 5 हफ्तों में जो हम पे आरोप लगे हैं कि भाई बीजेपी का फ्रंट है, बीजेपी की फंडिंग है, बैक से पैसा लगा है, भैया हमने प्रॉपर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कोर्ट में सबमिट किए हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने सबमिट किया, हमसे हर सवाल पूछा गया है और हमने कोई गलती नहीं की, हम हर चीज लीगली किए हैं। उसके बावजूद इतना आसान है, इतने बड़े लोग, इतने जिम्मेदार लोग आसानी से कह सकते हैं कि आप फ्रंट हैं, आपको पीछे से फंडिंग मिली है। कैसे कह सकते हैं? और आप कर भी नहीं कर सकते कुछ, मतलब, या फिर अपना काम धाम छोड़ के उनके पीछे लगो, लीगल सिस्टम में पीछे लगो, जो आपको उलझ देंगे। तो अगर किसी को आप पे कीचड़ उछालना है तो इस देश में बहुत आसान है कीचड़ उछालना, लेकिन हम यही कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। विवेक ओबरॉय जब जवाब देते हैं तो एक्टर से ज्यादा पॉलिटिशियन नजर आते हैं, और विरोधियों को यही चिंता होती है कि आखिर ये इलेक्शन के वक्त में जो फिल्म आ रही है, नरेंद्र मोदी पर जो बनी हुई फिल्म है, ये कितना उनको परेशान करेगी, कितना इंपैक्ट डालेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं विवेक ओबरॉय के साथ। तो हम चर्चा कर रहे हैं विवेक ओबरॉय से, जो रियल लाइफ में नरेंद्र मोदी बने हैं और विरोधियों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। विवेक साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी इंडस्ट्री में अब खुलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, दोबारा मैंडेट मांग रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, फिर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। पीएम इन वेटिंग नहीं है, पीएम हैं और फिर बनना चाहते हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब कहते हैं कि अब वक्त आ गया है जब प्रधानमंत्री जी को हटाया जाए। पिटीशन फाइल हो रही है, अब तक मैंने सुना है कि तकरीबन 600 लोग उसमें साइन कर चुके हैं। ये क्या है इंडस्ट्री में? ये उनका हक है और लोकतंत्र में है हम। मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है ये कि आलोचक होने चाहिए, विरोधी होने चाहिए, दो पक्ष हमेशा होने चाहिए, और मतदाता को हमेशा एक चॉइस मिलनी चाहिए कि भाई मैं इनको दूं या इनको दूं। लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज सेंसिबल होनी चाहिए। जैसे अगर हम फंडामेंटली चिल्ला रहे हैं गला फाड़ फाड़ कर कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो रही है, तो डेमोक्रेसी का तो सबसे पहली बात ये है फ्री स्पीच। तो फ्री स्पीच के तहत मुझे मेरी फिल्म रिलीज करने का मौका दिया जाना चाहिए, तो संवैधानिक हक है मेरा। तो उस संवैधानिक हक के लिए इन प्रिंसिपल इन 600 में से 6 लोग भी नहीं आए जो आके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन्हीं के फ्रेटर्निटी का हूं। तो क्या ये जब हमें सूट करेगा तब हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ कन्वीनियंस है या जेन्युइन प्रिंसिपल्स है? अब इसमें फिर आदमी सोचने लगता है। आप भी इतने साल से इंडस्ट्री में हैं, आपके पिता भी इस इंडस्ट्री से आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पहली बार, मुझे भी लगभग 24 साल हो गए हैं कवर करते हुए पॉलिटिक्स को, मैंने पहली बार इतना क्लियर कट डिवीजन देखा है, प्रो और एंटी।
प्रो मोदी एंटी मोदी, जी। और एंटी मोदी में तमाम सारे लोग आते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या ये जो लाइन थी, एक तो बिटवीन द लाइन हम पढ़ते थे कि ये इस ग्रुप में हो सकता है, ये इस ग्रुप में हो सकता है, या हम खेमों से दूर रहेंगे, न्यूट्रल, एक कि हम निष्पक्ष भाव से काम कर रहे हैं, हमारा काम फिल्मों के जरिए मैसेज देना है। जी। लेकिन अब लगता है कि मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। आपने बनाई नरेंद्र मोदी पर फिल्म, तो माय नेम इज रागा आने वाली है, आपसे मुकाबला वो भी करने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया, आनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसी 50 फिल्में आनी चाहिए। जनता क्या करेगी? जनता ओवरडोज नहीं हो जाएगी जनता के लिए? तो ओवरडोज होएगी तो नहीं देखेगी। हमारी फिल्म देखे, उसके बाद ज्यादा फिल्में आ गई तो मत देखिए। हमारी जरूर देखिए 11 अप्रैल को। एक और जो सवाल है वो ये है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी आपकी इंडस्ट्री के लिए वरदान बनकर आए हैं? बहुत सी मांगे थी आपकी, मैंने देखा कि पिछले एक विजिट में मुंबई गए थे, तमाम स्टार्स को मैंने देखा, प्रोड्यूसर्स को देखा, डायरेक्टर्स को देखा, तमाम उन्होंने तारीफ की कि नरेंद्र मोदी ने जो हमने मांगी थी। और मैंने कई स्टार्स को दिल्ली में आकर उनके साथ सेल्फी खिंचा के और अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर देखा अपलोड करते हुए। तो मतलब मुझे लगता है स्टार, सुपरस्टार हो गए वो। नहीं, मुझे लगता है कि उल्टा है। मुझे ऐसे लगता है कि देश में बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं, बहुत पॉपुलर लोग हैं, लेकिन उनको भी पता है कि देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, चाहे आप वो माने नहीं माने। पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, मोस्ट फॉलोड पॉलिटिकल लीडर इन द वर्ल्ड। अमेरिका के प्रेसिडेंट से ज्यादा फॉलोड हैं वो, चाहे वो आप यूके या यूरोप के किसी भी लीडर को देख लें, उनसे ज्यादा फॉलोड हैं वो सोशल मीडिया पे। तो बहुत पॉपुलर इंसान है और लोग सेल्फी उसी के साथ खिंचाते हैं जिनके साथ वो दिखना चाहते हैं। एक चीज मुझे बताइए कि आपकी फिल्म में जब आप बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो लोग कहते हैं कि आपने ग्लोरीफाई किया नरेंद्र मोदी को, लेकिन कुछ ग्रे एरियाज भी थे जो विरोधी दिखाना चाहते थे। आप जाहिर है कि आप फिल्म में वो नहीं डालेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म को रियल लाइफ स्टोरी है, रियल लाइफ में उतारना है, मुश्किल होता है। विरोधियों के इस आरोप का क्या जवाब देंगे कि बहुत सी चीजें हुई, चाहे गोधरा का दंगा हो या और भी बहुत से सवाल हैं, वो आपने क्यों नहीं दिखाए? तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा विरोधियों को भी कि भैया पहले पिक्चर तो देख लो, फिर बताओ डाला है कि नहीं डाला है। मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रेट चैलेंजेस मेक अ ग्रेट मैन। नरेंद्र मोदी जी, आप चाहे जो कहें उनके बारे में, पसंद करें या नहीं करें, आज वो ग्रेट मैन की गिनती में आ गए हैं। और वो उन ग्रेट चैलेंजेस की वजह से, जितनी उनकी कठिनाइयां उन्होंने फेस की अपने जीवन में, वो इस फिल्म का बहुत अहम हिस्सा है। उन्होंने किस चीज को रिएक्ट किया और किस चीज को रिस्पॉन्ड किया, ये भी इस फिल्म का हिस्सा है। तो आप पहले फिल्म देखिए 11 अप्रैल को, टिकट खरीदिए बाकायदा, चाहे आप विरोधी हो, चाहे आप समर्थक हो, चाहे आप भक्त हो, आप पिक्चर देखिए और फिर डिसाइड कीजिए क्या डाला है क्या नहीं डाला। लोग आपको भी भक्त कहने लगे? हाँ, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि मैं भक्त नहीं, देशभक्त हूं। जो देश के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। अगर राहुल गांधी जी देश के लिए अच्छा काम करेंगे तो मैं सैल्यूट करूंगा राहुल गांधी को। लेकिन राहुल गांधी तो चौकीदार को चोर कह रहे हैं। वो उनका मत है, वो कह सकते हैं, हम डेमोक्रेसी में हैं। अगर ये स्तर है पॉलिटिक्स का, तो आपको कभी कभी बुरा नहीं लगता कि इस स्तर पर हमारी पॉलिटिक्स गिर गई है कि जिसको आप कहते हैं स्टेट्समैन है, अमेरिका के राष्ट्रपति से वो आगे निकल गए हैं सोशल मीडिया फॉलोअर्स में। दूसरा कि वो दुनिया के तमाम बड़े राजनेताओं के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। अगर पाकिस्तान पुलवामा करेगा तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लेकिन विरोधी सबूत मांगते हैं। विरोधी कहते हैं सबूत चाहिए साहब। इस बात से थोड़ी ठेस पहुंचती है दिल को। लेकिन जो लोग, हमारे ब्रेव मेन एंड वुमेन, जो यूनिफॉर्म पहनकर सरहद पे 24 घंटे काम करते हैं, इस देश की सेवा करते हैं, वो एवरीडे पेट्रियोटिक है। हर रोज उनका देशभक्ति में जाता है। कोई ऐसी चीज कहना पॉलिटिकल गेन के लिए जिससे उनका मोराल टूट जाए, जिससे जो उनको आज शक्ति मिलती है ना, वो इसी से मिलती है कि हम बच्चा बच्चा उनको सैल्यूट करता है रिपब्लिक डे परेड में देखकर। बच्चा बच्चा हर आज जब हमने बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बारे में सुना तो ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में बिना सीजन की दिवाली हो गई थी। लोग इतने खुश हो गए। ये जो अचीवमेंट है, विंग कमांडर अभिनंदन जैसे ब्रेव लोग आज हीरो बन गए। लोग बोलते हैं मुझे अभिनंदन की तरह मुंह छुगानी है, उनकी तरह हेयर कट करना है, इनकी फैन फॉलोइंग हो गई है। इससे क्या होता है कि और यूथ इंस्पायर होती है देशभक्ति की तरफ, और यूथ इंस्पायर होती है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। ये चीजों को दबाना नहीं चाहिए। लेकिन विपक्षी दल तो ये कहते हैं कि साहब हमको इस बात का शक है कि पुलवामा जो है वो हुआ कैसे, वो साजिश है,
और दूसरा अगर हम सत्ता में आ गए नरेंद्र मोदी को हरा के, तो हम जांच करा देंगे इसकी। गलत बात है भैया। दिलीप साहब, मैं जितना थोड़ा बहुत समाज सेवा करता हूं उसमें एक अंश हमारे शहीदों के लिए भी करता हूं, और शहीदों के परिवार से मेरा इंटरेक्शन रहा है। और जब समझ में आता है ना मिलकर एक परिवार से कि उन्होंने क्या खोया है, बेटा खोया है, पति खोया है, बाप खोया है, तब दिल के टुकड़े हो जाते हैं। सच में अगर आपके अंदर इतनी सी भी देशभक्ति है ना, आप उनका ऋण महसूस करते हैं अपने कंधों पे कि यार इन्होंने क्या दिया है अपने देश के लिए और हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। विवेक जी, हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि जी मीडिया के जरिए हम लगभग पिछले 10 साल से एक शाम शहीदों के नाम करते हैं, अनन्य सम्मान करते हैं। मैं देखता हूं और मुझे बहुत पसंद है, और मैं यही कहना चाहता हूं उदाहरण के तौर पर कि जो आप कर रहे हैं ऐसे ही हर मीडिया हाउस को करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए अरे वो तो जी वाले करते हैं हमें कुछ और नहीं, सबको करना चाहिए। जी वालों ने अगर रास्ता दिखाया है तो उस रास्ते को सबको अपनाना चाहिए, इसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मैं आपकी फिल्म में आता हूं। जब ये फिल्म बनती है तो अक्सर नरेंद्र मोदी जैसे किरदार होते हैं जिनको कहा जाता है कि बहुत जोश तो भरते हैं, हाउस द जोश तो पूछते हैं, लेकिन गाने, म्यूजिक, रैप, इस तरह के सॉन्ग्स कहां से? लता जी की आवाज जी उधर आ गई, देश नहीं मिटने दूंगा, फिर रैप भी आ गया, नमो नमो होने लगा। ये कहां से आइडिया आए? देखिए, ये फिल्म ऐसी फिल्म है जहां पे आप लिप सिंक करते हुए शाहरुख खान की तरह तो नरेंद्र भाई गाने नहीं गाएंगे बर्फ पे खड़े होकर। तो गानों का एक ही मकसद था कि बैकग्राउंड में, सीन्स में बिल्ड अप दें इमोशंस का। और हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं संदीप सिंह, उनको म्यूजिक का बहुत स्ट्रांग सेंस है। आपने उनके साथ सरबजीत में भी काम किया। फिल्म मेकिंग देखी है मैंने उनकी, अभी इस आपकी फिल्म की मेकिंग देखी है। तो उमंग कुमार और उनका कॉम्बिनेशन बढ़िया था। आप सरबजीत में भी उनके साथ में थे, और बायोपिक्स के काफी एक्सपर्ट हैं दोनों। तो उन्होंने जिस तरह से म्यूजिक को इसके अंदर वीव किया है, एंड संदीप हैज अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ म्यूजिक, बहुत मजा आया। और मेरा खास फेवरेट है वो सौगंध मुझे इस मिट्टी की, जो प्रसून भाई ने लिखा, 2014 में लिखा था, और हमने उनसे परमिशन लेकर उसे सिंग करवा के एक सुखविंदर पाजी से बढ़िया गाना बनाया। बहुत इंस्पिरेशनल सॉन्ग है, और जब भी मैं सुनता हूँ मेरी आंखों में आंसू हो जाते हैं। मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ कि प्रसून जी का जो गाना आपने उठाया है, तो लोग कहते हैं वो भी भक्त हो गए हैं प्रसून जी। पहले बड़े अच्छे आर्टिस्ट के तौर पे पहचान थी, लेकिन वो भी मोदी भक्त हो गए। प्रसून भाई के बारे में मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। मेरे करियर की शुरुआत से मैं उनको जानता हूँ। जितने बैलेंस्ड वो हैं और जितने ओपन माइंडेड वो हैं, जितने लिबरल माइंडेड वो हैं, जितने बैलेंस्ड व्यू के आदमी हैं, बहुत कमाल के इंसान हैं, बहुत कमाल का माइंड है। और दूसरी बात, मैं उनकी डबल रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि हालांकि उन पे इतने एलिगेशन लगे हैं कि भैया तुम तो बिल्कुल भक्तों की तरह बात करते हो, ये करते हो, वो करते हो, उन्होंने अपना बैलेंस मेंटेन किया। कभी कभी क्या होता है, जब इतना प्रेशर आता है ना, तो आदमी उल्टे तरफ झुकाव दिखाता है। ये प्रूव करने के लिए उनकी आत्मशक्ति इतनी है कि इतने प्रेशर में भी वो हिलते नहीं है। चाहे वो कोई लिटरेरी फेस्टिवल में लोग उनके ऊपर उंगली उठाएं, चाहे कुछ कहें, वो अपना मस्त काम कर रहे हैं। विवेक जी, मैं एक नेता से पूछ रहा हूँ, एक अभिनेता से पूछ रहा हूँ, एक आम मतदाता से पूछ रहा हूँ, जब इलेक्शन आते हैं तो कोर मुद्दे क्या होने चाहिए? एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, या फिर स्ट्राइक, पाकिस्तान, भक्त लोग, या फिर देशद्रोही लोग, या जो पाकिस्तान चले जाएं वो लोग? बहुत बड़ा सवाल है। मुझे ऐसे लगता है कि हर एक मुद्दा अलग अलग लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस देश की अगर हम इतिहास को देखें, जब हमारा कल्चर चरम सीमा पे रहा है, जब हम नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज बनाने में लग गए थे, उस जमाने में जब आधी से ज्यादा दुनिया अनपढ़ थी, हमारे यहाँ नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज बन रही थी, तक्षशिला में इतने बड़े लाइब्रेरीज को बनाया हुआ था उस जमाने में, और नेशनल सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया, तो जल गई वो लाइब्रेरीज, टूट गए वो सारे यूनिवर्सिटीज, खत्म हो गया। एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन को आके क्रश कर दिया लोगों ने पैर के नीचे। दोनों चीजें साथ में चलना जरूरी है। आपकी समृद्धि एक तरफ अगर चल रही है तो सुरक्षा भी एक तरफ चलना बहुत जरूरी है। सुरक्षा में कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं हो सकता है। दुश्मन कभी कह के वार नहीं करता।
आप कह रहे हैं कि मैं नेता से अभिनेता बना। नरेंद्र मोदी के विरोधी कहते हैं कि वो नेता नहीं अभिनेता है। मैं इतना कहूंगा कि अभिनेता नहीं, हीरो है। आपकी फिल्म का मैसेज जनता के लिए क्या है? क्योंकि नरेंद्र मोदी को लाइव टेलीकास्ट सुन रहे हैं चैनलों के जरिए, बिल्कुल, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, और आप फिल्म में क्या अलग लेकर आएंगे? मैं यही कह रहा हूं साहब कि नरेंद्र मोदी जी को हमारी फिल्म की जरूरत नहीं है प्रचार करने की। वो 50 दिन में 125 रैली कर रहे हैं, उनको क्या हमारी जरूरत? इस फिल्म की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है, हर देशभक्त को, एक इंस्पिरेशन के लिए, ये देखने के लिए कि आज आप जिस आदमी को देखते हैं वहां पे मंच पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री है, उनकी विचारधारा आप जानते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को आप समझते हैं, पिछले 5 साल से वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं देश के लिए और बहुत माइलस्टोन्स अचीव किए, लेकिन वो वहां पहुंचे कैसे? जब वो युवा थे तब उनकी सोच क्या थी? उनकी जिंदगी में कौन सी घटनाएं ऐसी घटी जिससे प्रेरित होकर या इंस्पायर होकर या इम्पैक्ट जिसका रहा उनके ऊपर, जिससे उन्होंने ये दिशाएं पकड़ी और यहां तक पहुंचे? तो ये फिल्म आई थिंक कुछ हद तक उस सवाल को जवाब देता है। आप इतने मुरीद हैं उनके, लेकिन इंडस्ट्री के बीजेपी के सांसद रहे, बीजेपी के मंत्री रहे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब उनके शत्रु हो गए हैं। कहते उनकी वजह से मैं कांग्रेस चला गया हूं। कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। तो बढ़िया है, शत्रु अंकल अपने नाम को बराबर कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को लेकर, और अब वो मोदी जी को खामोश करना चाहते हैं। हाँ, शायद देखना पड़ेगा शॉटगन में गोलियां बची हैं या नहीं, वो इस इलेक्शन में समझ में आ जाएगा। आपको उम्मीद है कि मुकाबला नमो बनाम रागा बराबर का होगा, या आपकी फिल्म में बात कर रहा हूं मैं, माय नेम इज रागा, माय नेम इज खान, तो हमने सुना था। हाँ, नहीं, मुझे आप भारी पड़ेंगे, आप 20 पड़ेंगे। हाँ, मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमने जो फिल्म बनाई है, किसी की भी फिल्म छोटी या बड़ी, या किसी की भी फिल्म अच्छी या बुरी नहीं होती भैया, वो तो दर्शक ही डिसाइड करता है। एंड ऑफ द डे जो टिकट खरीदता है वो पसंद करता है या गाली देता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो फिल्म बनाई है वो लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर वो देशभक्त हैं तो ये फिल्म उनको अच्छी लगेगी ही। मैं ये भी कहूंगा कि राहुल गांधी जी इस फिल्म को देखें। तो ये आपने सुना, विवेक ओबरॉय को चाहते हैं कि राहुल गांधी इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर फिल्म देखने से शायद उनको उनके ऊपर हमले करने के भी नए मौके मिलेंगे। जाहिर है ये सियासत का मंच है, और रियल लाइफ और रील लाइफ की जो कहानियां हैं आप अक्सर सुनते रहते हैं। हमें उम्मीद है कि जो फिल्म दर्शकों तक आएगी विवेक ओबरॉय की, वो आप जरूर देखेंगे और अपनी जो प्रतिक्रिया है उन तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म दर्शकों को पसंद आए। जय हिंद। जय हिंद।